गुड इवनिंग फ्रेंड। एक्चुअली आज मैंने सॉर्ट आउट नोटिस दिया था आप लोगों को और बताया था कि आज हमारी एक लाइव है और जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें था रिकवरी ऑफ मनी और डिसऑनर ऑफ चेक के जो टॉपिक था, इसी टॉपिक पे आज मुझे लाइव आना था। और हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट थे, हमारे साथ एडवोकेट आरपी ठाकुर जो पटना हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और इनका कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस ही लीगल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डीआरटी से रिलेटेड रहता है। और ये बहुत जेन्युइन समस्या है और बहुत यूजुअल प्रॉब्लम है कि क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग गुड फेथ में लोगों को पैसा लेंडिंग बोरोइंग करते रहते हैं और लोग बस एक यूजुअल फॉर्मेलिटी के अंदर क्या करता है कि 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लोगों ने या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लोगों ने अपना पैसा लेना देना करते हैं, लेकिन बाद में वो लीगली टेनेबल नहीं होता, मेंटेनेबल नहीं होता, वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर के हम उसे सूट नहीं कर सकते और एट लास्ट हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो पैसा देने के बावजूद भी हमें कई बार लीगल फियर होता है कि मैं अपने पैसा को रिकवर कैसे करूं। तो ये कई सारे लोगों का, कई फ्रेंड्स का ऐसा इशू था और वो लोगों ने डिस्कस भी किया। तो हमारे साथ वकील साहब हमारे साथ अभी हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो सर से मैंने डिस्कस किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है सर, एक बार हम लोग अवेयरनेस कैंप के पार्ट पे हम लोग एक बार लाइव सेशन करेंगे और हमारे साथ जितने हमारे कम से कम हमारे जो एक छोटा फ्रेंड फैमिली सर्कल है फेसबुक के ऊपर या मेरा B2L या सीए गुरुकुल पोर्टल के ऊपर जो भी हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव है और जो हमें देखते रहते हैं, तो उन लोगों की जो समस्या है, उन लोगों की जो क्वेरीज है, उसको हम लोग प्रयास आज उसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हैं वकील साहब, प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दिपेश जी ने बताया कि हमारे सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हम लोग सब इस प्रॉब्लम से बाइंड होते हैं। जो सोशल हमारा एक रिलेशंस होता है जिसमें हम पैसे एक दूसरे से लेते हैं और जो पैसा लेन और देन का जो ये चीज़ होता है, ये हर एक फैमिली, हर एक सोसाइटी और स्पेशली जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं उस कल्चर में तो ये है ही। अब बात आती है कि चाहे सोसाइटी रूरल हो या अर्बन हो, जब आप पैसा किसी को देते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक दो चीज़ों का है। पहला है रिकवरी ऑफ मनी। ये बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है कि मनी को अगर आपने किसी को दिया है तो उसको रिकवर कैसे करना है, और दूसरा है डिसऑनर ऑफ चेक या फिर अगर उसको कह दें कि चेक बाउंस। ये दो चीजों के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा। तो अब चलिए मैं सबसे पहले जो है रिकवरी ऑफ मनी के ऊपर हम जो है बात कर लेते हैं। नॉर्मल जो एक फॉर्मल बिहेवियर है कि जब आप किसी को पैसा देते हैं तो आप जब पैसा आप दे रहे होते हैं तो लेने वाला तो बॉदर नहीं होता है क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है, बस वो उसका इंटरेस्ट वहीं पे खत्म है। बट आपके माइंड में ये चीज होता है कि ये मनी रिकवर होगा या नहीं होगा, और अगर रिकवर होगा तो जो है विद इन टाइम लिमिट होगा या नहीं होगा, और मनी जो कि आपने किसी को दिया है तो उसका कुछ एक सर्टेन इंटरेस्ट भी होता है क्योंकि मनी जहां भी रहेगा वो एलिवेट करेगा। बट जहां आप दे रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि वो डिग्रेड हो रहा है, मनी जो है डिवैल्यूएट हो रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए जो है हम एक जो है रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं। तो जो भी पैसा है अगर वो रिटन एग्रीमेंट में है और रिटन लायबिलिटी में है तो उस रिटन लायबिलिटी और रिटन एग्रीमेंट के बेसिस पर हमें कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में परस्यू करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस केस का दो एंगल है, एक तो सिविल सूट और दूसरा जो है वो है क्रिमिनल सूट। सिविल सूट और एक है क्रिमिनल सूट। अब पहले मैं सिविल सूट की बात कर लेता हूं और जब सिविल सूट की बात जब हो जाएगी तो मैं क्रिमिनल सूट में जाऊंगा। सिविल जो सूट है वो है रूल 37 का 37 ऑर्डर है CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, जिसमें जो है जिसको समरी सूट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सूट हम कैसे फाइल करेंगे? पहला कि अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट है या फिर आपने कोई प्रोमिसरी नोट बना रखा है या
जिसको आपने पैसा दिया है वो सिक्योरिटी, बतौर सिक्योरिटी वो आपको अगर कोई चेक दे रहा है या फिर कोई परचेज एग्रीमेंट है कि आपने कहा कि हाँ मुझे इतना ये चीज परचेज लेना है और वो सेम वे उसका अगर एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो इस तरह का जब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप जो है ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 1908 के तहत आप जो है समरी सूट फाइल कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी सूट भी होता है और एक समरी सूट होता है। ऑर्डिनरी सूट जो है उसका स्पीड धीरे होता है, जबकि आप समरी सूट जब फाइल कर रहे होते हैं सिविल जज के यहाँ या फिर सेशन जज के यहाँ या फिर हाई कोर्ट में, तो वो समरी सूट का बहुत ही स्पीडी ट्रायल होता है और बहुत जल्दी जो है उसका निवारण होता है। तो पहले आपने देखा कि जब आप ऑर्डर 37 में जब आप केस फाइल कर रहे हैं तो आप पहले ये देख लीजिए कि क्या ये आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट है तो ये मेरा एडवाइस है आप लोगों का कि आप जो है ऑर्डर 37 के प्रोविजन में आप जाएं। अब जब आप ऑर्डर 37 के प्रोविजन में जाते हैं तो क्या होता है, जब आप मनी सूट भी इसको कहते हैं, तो इसमें जब आप केस फाइल करते हैं तो जब आप केस फाइल कर रहे होते हैं, मैं अगर सपोज ये करूं कि मैं लेंडर हूं, मनी लेंडर हूं और जो जिसको मैंने पैसा दिया है, तो मैं जो हूं वो प्लेंट हूं और जिसको मैंने पैसा दिया है वो डिफेंडेंट है, ठीक है, अपोजिट पार्टी है। अब जब पैसा नहीं आ रहा है तो वो जो रिटेन लायबिलिटी है, जो रिटेन एग्रीमेंट आपके पास है, उस रिटेन एग्रीमेंट के बेसिस पे जो है हम मनी सूट फाइल करेंगे। मनी सूट फाइल करने के 10 डेज के अंदर जो है मनी सूट फाइल करने के बाद ही जो है समन्स इशू होता है अपोजिट पार्टी को उसके एड्रेस पे। इशू हो गया तो आप ये समझ के रखें कि 50% आपका केस वहीं सॉल्व हो गया। जब समन इशू हो गया तो समन के बाद जो अपोजिट पार्टी है उसको 10 दिन के अंदर कोर्ट में जो है अपीयर होना है, और अगर वो 10 दिन के अंदर कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो फिर जो है कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है, और अगर वो अपीयर हो जाता है 10 दिन के अंदर तो फिर जो है उसमें क्या होता है, समन्स जब इशू हो गया तो अपोजिट पार्टी को 10 दिन के अंदर जो है कोर्ट में आना है, और अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं आया तो प्लेंट को वहीं डिसीजन मिल जाता है और वो ऑर्डर इशू होता है रिकवरी ऑफ मनी के लिए। अब जब 10 दिन में जब वो अपीयर हो गया कोर्ट के सामने, तब अगेन प्लेंट को जो है एक समन्स फॉर जजमेंट फाइल करनी होती है 10 दिन के अंदर। सब जो है प्रक्रिया जो है 10 दिन के अंदर ही होता है। अब जब अपोजिट पार्टी जो आपसे पैसा लिया है समन के ऊपर अपीयर हो गया कोर्ट में, तो उसको 10 दिन के अंदर प्लेंट को जो केस किया हुआ है उसको जो है 10 दिन के अंदर समन फॉर जजमेंट फाइल करना है, और वो समन फॉर जजमेंट जब वो फाइल करेगा तो अगेन जो डिफेंडेंट है वो क्या करेगा, लीव टू डिफेंडेंट फाइल करेगा। अब जब लीव टू डिफेंडेंट में दो चीजें होती है, कोर्ट या तो उसका लीव टू डिफेंडेंट को कंसीडर करे या कंसीडर नहीं करे। कंसीडर किया तो अलाउ किया, कंसीडर नहीं किया तो डिसअलाउ किया। डिसअलाउ अगर कर दिया लीव टू डिफेंडेंट को, इसका मतलब आपका ऑर्डर हो गया पास। अब आप उस ऑर्डर में जो है रिकवरी ऑफ मनी का ऑर्डर मिल गया, और अगर ये अलाउ हो गया तो उसमें एक कंडीशंस बांध देता है। ऑनरेबल जो जज होते हैं वो कंडीशंस बांध दिया जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर इतना मनी डिपॉजिट करना है और इतने इंटरेस्ट के साथ। तो वो एक जो है इसका टोटल कंडीशंस है। अब इसमें एक चीज और आता है कि ये तो सारा चीज हो गया, ये प्रोसीजर आपने समझ लिया। इसके बाद जब आपके पास कोई चेक एज ए सिक्योरिटी दे रखा है, और चेक तो दे देते हैं देने के समय में लोग कि हाँ ये ले लो भैया 5 लाख का, 3 लाख का, 10 लाख का चेक, पर उनके अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस होता नहीं है।
तब जब वो नहीं होता है और उस चेक को जब आप डिपॉजिट करते हैं तो वो जो है डिसऑनर ऑफ चेक कहा जाता है कि उस चेक का जो है डिसरिस्पेक्ट हुआ है और वो चेक हो जाता, वो चेक बाउंस हो जाता है। अब उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि चेक देने वाला तो चेक दे दिया एज ए सिक्योरिटी, पर वो फंड मेंटेन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको उस चेक का कोई वैल्यू जो है कोई तत्काल लाभ मिल नहीं रहा है। तो इस केस में जो है रूल 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अट्रैक्ट करता है डिफॉल्टर के लिए कि आपने चेक दिया और आपने फंड बैलेंस को मेंटेन नहीं किया। अब जब रिकवरी ऑफ जो बाउंसिंग ऑफ चेक है उसमें आपको जैसे ही चेक बाउंस होता है तो 15 डेज के अंदर आपको जो है लीगल नोटिस सर्व करवाना है। लीगल नोटिस सर्व हो गया, लीगल नोटिस जैसे ही सर्व होता है उसके 30 डेज के अंदर जो है आपको ये केस करना है। और जो एनआई एक्ट है ये मैं बता दूं कि जो मैंने आपको रूल 37 का जो समरी सूट्स का जो मैंने प्रोविजन बताया वो सिविल प्रोसीजर और सिविल केस है और सिविल सूट है, और ये जो है एनआई एक्ट 138 का ये जो है क्रिमिनल प्रोसीजर है और ये क्रिमिनल केस होता है। इसके बाद जब आप लीगल नोटिस सर्व करा दिए और लीगल नोटिस का अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है और आपके मैटर को रिड्रेस नहीं किया जा रहा है तो आप 30 डेज के अंदर जो है 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप जो है केस उसके ऊपर फाइल कर दीजिए। अब ये हो गया क्रिमिनल साइड और ये हो गया सिविल साइड। इसके अलावा एक और जो प्रोविजन है, जो आप पैसा रिकवरी नहीं होने के सब्जेक्ट पर आप एक और जो है क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हैं, जिसका सेक्शन 154(1) में आप पुलिस स्टेशन में आप अपना बयान, आप अपना रिटन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, जिसमें रिकवरी ऑफ मनी के लिए 154(1) में आप अपने केस को फाइल कर सकते हैं। अगर पुलिस आपकी कंप्लेन नहीं ले रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पुलिस, तो आप ये सेम रिटन कंप्लेन जो है एसएसपी के सामने में 154(3) में आप इस कंप्लेन को डाल सकते हैं। अगर वहां भी इस आपके रिटन कंप्लेन की सुनवाई नहीं हो पा रही है तो आप 156(3) में जो है कोर्ट के सामने जो है कंप्लेन केस के नाम से आप इसको कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है। आपने देखा कि जो रिकवरी ऑफ मनी है, इस रिकवरी ऑफ मनी में दो चीजें आई। पहला तो ये कि आप सिविल सूट कैसे फाइल कर सकते हैं और सिविल सूट फाइल करते हुए आपकी रिकवरी ऑफ मनी कैसे होगी। दूसरा क्रिमिनल सूट जब डिसऑनर ऑफ चेक होता है, जब चेक बाउंस होता है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत आप कैसे केस फाइल कर रहे हैं। और ये दोनों को भी छोड़ के अगर आप जो तीसरा ऑप्शन आपके लिए है वो आप डायरेक्ट पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं 154(1) में, और अगर वहां नहीं ले रहा है तो आप डायरेक्ट एसएसपी के यहाँ 154(3) के तहत आप केस फाइल कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप कंप्लेन केस 156(3) में आप कंप्लेन केस जो है कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में। अब इस सब के अलावा भी जो इस मैटर पे एक और जो आईपीसी का सेक्शन अट्रैक्ट करता है वो है 420 का, जिसमें कि चीटिंग और डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी जो है उस इंटेंशंस में, जैसे कि सपोज आपका जो बोरोवर है वो आपको हमेशा डेट पे डेट दिए जा रहा है, डेट पे डेट दिए जा रहा है, और हमेशा ये कह रहा है कि हाँ इस चेक को आप डालिए, अब जो है हमने फंड बैलेंस कर रखा है, आप यहाँ पे मिलिए, मैं यहाँ पे पैसा लेके आ रहा हूँ, और फिर ये कहता है कि नहीं 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 ये हो गया, अभी जो है प्रॉब्लम्स हो गई, अभी आप तीसरे महीने में आपको पैसा दूंगा, और जो है आप अपने सारे प्रोविजंस को, सारे जो आपका जो प्रोसीजरल लॉ है उसको आप लैप्स करते जाते हो, और उसके झांसे में जब आप आते हैं तो उसके लिए आपका जो है आईपीसी का 420 जो फ्रॉड, चीटिंग
और मिसअप्रोप्रिएशन इन यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज मनी अट्रैक्ट करता है, उसके तहत भी जो है आप उसका केस फाइल कर सकते हो। तो यहाँ मैंने दो चीजें देखा कि सिविल सूट हमें कैसे फाइल करना है, क्रिमिनल सूट कैसे फाइल करना है। क्रिमिनल सूट में अगर डिसऑनर ऑफ चेक है तो रूल 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कैसे जाना है। अगर ये दोनों चीजें भी आपको ज्यादा जो है हार्ड लग रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल जो है 154(1) के तहत आप पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। पुलिस नहीं ले रहा है 154(3) के तहत जो है आप इसको एसएसपी के यहाँ अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए बाय रिटन कंप्लेन, रिटन एप्लीकेशन। अगर वहां नहीं होता है तो 156(3) में जो है आप कंप्लेन केस कोर्ट में कीजिए। और इसके बाद जो बिहेवियर ऑफ बोरोवर है वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है विद मैलिफाइड इंटेंशन, तो आप जो है उसको उसके ऊपर 420 आईपीसी इंडियन पिनल कोड धारा 420 जो कहते हैं 420 का भी आप मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर सकते हैं या करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी इससे जो है सहूलियत मिलेगी अपने मनी को रिकवर करने में। और ये जो समस्या है ये समस्या हमारे समाज का है, रूरल जो कल्चर है उसका एक्चुअली बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग फ्रिक्वेंट वे में अपने मनी को जो है देते हैं, लेते हैं। और एक चीज और मैं जो इसमें कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जब आपने रिटेन एग्रीमेंट बना रखा है तो रिटेन एग्रीमेंट में अगर आपने कोई इंटरेस्ट इंक्लूड कर रखा है तो मिनिमम इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट है तो वो जो है कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जैसे 1%, 2% अगर आपने उसमें मेंशन कर रखा है तो वो कोर्ट की ड्यूटी बनती है जो है ऑर्डर 37 के तहत कि वो आपके इंटरेस्ट की भी रिकवरी करवाए। और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट पेंडिंग होता है, जब आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रहा होता है तो उसमें भी आप ये डिमांड कर सकते हैं कि जैसे आपका 6 महीने तक का केस चला तो उस केस में भी जो है ये कोर्ट को पावर है कि वो ऑर्डर पास करे कि इस दरमियान जो रेट आपके एग्रीमेंट में रिटन लायबिलिटी में या प्रोमिसरी नोट में मेंशन है वो आपको दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। और ऐसे ही मैं किसी दूसरे सोशल एक्सप्लॉइटेड या एक्सप्लॉइटेशंस के ऊपर कोई अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो आप मुझे सजेस्ट करें B2L पेज पे, और मैं ऐसे ही जो है इजी लैंग्वेज में आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो मैं आपके समक्ष लाऊंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करें, और अगर इसके बारे में किसी को अधिक जानकारी या PDF फाइल चाहिए तो आप इसको जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल दें और आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।